नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये परसेंटेज टॉपिक की लास्ट क्लास है और हम इसको टाइप वाइज पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो टेक्स्ट वाले हैं वो पर्सन सोल्व किए थे। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस पर्सन है। परसेंटेज टॉपिक मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक का बेस है, तो सारे जो टॉपिक अर्थमेटिक के वो परसेंटेज में आप सोल्व कर सकते हो क्योंकि उसमें सब में परसेंटेज का ही यूज होता है। तो आज हम मिसलेनियस पर्सन सोल्व करेंगे परसेंटेज टॉपिक के। सबसे पहले जो पर्सन है इसमें वो है मिश्रण वाला है। क्या दे रखा है? नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। देखो, इस प्रश्न को आप दो प्रकार से सोल्व कर सकते हो। एक तो एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण, और हम अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे। जब किसी एक चीज को दो हिस्सों में बांटा जाता है, 3 हिस्सों में बांटा जाता है, वहां पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी के पास में 1 लाख रुपए है, ठीक है। जब किसी भी चीज को 2 या 3 हिस्सों में बांटा जाता है, 4 हिस्सों में बांटा जाता है, तो इसने अपने पैसों को ABC 3 बैंकों में जमा करवा दिए, ABC 3 आदमियों को दे दिए हैं, या फिर इसको कोई आदमी 1 लाख रुपए है वो कहीं पर खर्च कर दिए, ABC 3 जगह वहां पर खर्च कर दिए। जब किसी अमाउंट को, किसी चीज को 2 या 3 हिस्सों में बांटा जाता है, वहां पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं, मिश्रण लगा सकते हैं। या फिर 2 चीजों को मिलाकर एक नई चीज बना दी जाती है। ये A प्रकार के चावल है, B प्रकार के चावल है, दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो मिश्रण कहां पर लगाते हैं? जब एक चीज को 2 या 3 हिस्सों में बांटा जाता है और या फिर 2 या 3 चीजों को मिलाकर एक कर दिया जाता है, वहां पर आप क्या लगा सकते हो? एलिगेशन लगा सकते हो। तो यहां पर आप एलिगेशन से भी कर सकते हो और रेशियो से भी कर सकते हो। दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं। क्या दे रखा है? नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, और अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। इसका सबसे पहले हम एलिगेशन से करते हैं इसको। एलिगेशन में क्या होता है, जैसे यहां पर आपको दे रखा है इसमें 5% नमक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा? नमक लिखा है, तो फिर आपको नमक के बारे में लिखना है। तो यहां पर क्या दे रखा है? 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, तो अब इसमें यहां पर क्या आएगा? और लास्ट में यहां पर क्या आता है? 15% नमक आता है। देखो, ये एलिगेशन है और अभी हमने एलिगेशन के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा है नहीं, तो बस थोड़ा सा आपको एक बार समझना है। हालांकि मैं इसका दूसरा तरीका भी बता दूंगा, लेकिन आप एलिगेशन अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या है कि ये प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक मात्रा उसकी, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो प्रारंभिक मात्रा थी उसमें 5% नमक है, ठीक है। यहां पर नमक का मान रखा। अब यहां पर कुछ उसमें ऐड किया गया, कुछ निकाला गया। ये उसमें या तो कुछ प्लस किया गया है या कुछ माइनस किया गया है। अगर सेम चीज निकाली जाती है, सेम चीज उसमें डाली जाती है, तब यहां पर हमेशा 100% लिखेंगे, और अगर सेम चीज नहीं निकाली जाती है, सेम चीज नहीं डाली जाती है, तब यहां पर 0% लिखेंगे। क्या बताया मैंने आपको? ये प्रारंभिक मात्रा है, ये उसमें कुछ ऐड किया गया या माइनस किया गया है, ठीक है, यानी मिक्स किया गया इनको। तो यहां पर 5% नमक है, ठीक है। अगर यहां पर नमक और मिलाता है तो 100% लिखेंगे। अगर नमक के अलावा कोई और चीज प्लस माइनस करता है तो 0 लिखेंगे। यहां पर क्या किया गया? पानी वाष्प, पानी निकल गया है, तो यहां पर 0% लिखेंगे। अगर सेम चीज होती है तब 100 लिखेंगे, अदरवाइज यहां पर लिखेंगे 0। तो ये नमक की बात कर रहा है, यहां पर पानी की बात कर रहा है, तो 0 लिख दो। इसका जो मिश्रण बनेगा उसमें क्या? 15% नमक है, ठीक है। लास्ट में देखो, यहाँ पर 15 में से 5 माइनस करते हैं, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 15 में से 0, तो ये बच जाएगा 15। रेशो कितना हो जाएगा? 3:2 का। प्रारंभिक मात्रा उसकी कितनी थी? ये 3 वाली, और ये क्या उसमें प्लस की गई या माइनस की गई? अब ये मात्रा तो दर्शाएगी प्रारंभिक को 3, और ये क्या उसमें प्लस की गई या माइनस की गई? या तो इसकी वैल्यू देगा या फिर इसकी वैल्यू देगा। क्या बोला गया है? 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, तो बताओ यहां पर कितना लीटर, कितना यूनिट हुआ? यहां पर 2, ये 2 बराबर ये ना, तो यहां पर आपको दे रखा 20 लीटर। इसका मतलब क्या कहा गया कि 2 बराबर कितना है? 20 है, तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 लीटर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा प्रारंभिक घोल की मात्रा, प्रारंभिक घोल की मात्रा कितनी? 3 है। जब 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 30 लीटर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एलिगेशन मेथड है। बस अगर आपने एलिगेशन आपने अगर पहले नहीं पढ़ा ना, तो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। बाकी क्या है,
ये प्रारंभिक मात्रा है, इसमें कुछ प्लस किया गया माइनस किया गया, सेम चीज की जाती है तो यहाँ पर 100% लिखो, अगर सेम चीज नहीं है तो 0% लिखो, और यहाँ पर ये नमक है तो यहाँ पर भी नमक लिखा आपने, ऐसे इसको सोल्व किया, ये रेशियो आ गया, या तो इस 3 की वैल्यू आपको देगा या फिर इसमें कमी या वृद्धि आपको इसकी वैल्यू देगा, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू देकर दूसरा आपसे पूछ लेगा। एक तरीका इसका मैं आपको और बताऊंगा, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब हम इसका दूसरा तरीका सीखते हैं। क्या तरीका, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। एलिगेशन मेथड से हमने इसको कर लिया, अब हम इसको करेंगे रेशियो मेथड से है। आपको क्या तरीका, 5% क्या है इसमें नमक है, तो 5% तो बचा कितना 95%, वो क्या हो जाएगा इसमें पानी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर नमक को है पानी का रेशियो ले लेते हैं। तो ये अगर इसमें 5 है और ये 95 बचा, तो बताओ रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 19, यानी 1:19 का। क्या किया हमने, जो 5% आपको दे रखा है, अगर 5% नमक है तो 95% क्या हो जाएगा, फिर इसमें पानी हो जाएगा, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:19 का। ठीक है, फिर बाद में इसमें क्या बोला गया है, 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो 15% नमक बन जाता है। अब 15% बन गया तो 15% यानी 15/100, 5 से काटोगे तो 20 और 5 से काटोगे तो 3। ये क्या टोटल वैल्यू है, मैंने आपको बताया था परसेंट की पहली क्लास में बताया था, जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल वैल्यू को दर्शाता है। अगर इसमें 3 नमक है तो पानी कितना बचेगा, 17 बचेगा। नमक अगर इसमें 3 है तो पानी बताओ कितना बचेगा, 17 बचेगा, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपके पास में 2 चीज़ है, नमक और पानी है। अब इसमें ये देखो कि इसमें कांस्टेंट कौन सा है, यानी जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, कोई कमी वृद्धि नहीं की गई। 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, यानी पानी में कुछ कमी या वृद्धि हुई है, कुछ ना कमी वृद्धि हुई है, लेकिन नमक के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। इसका मतलब नमक का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले ये नमक कितना 3 है, यहाँ पर कितना 1 है, तो इसको इक्वल बनाओ, क्योंकि नमक में तो कोई कमी वृद्धि नहीं की गई। तो इसको इक्वल बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा 57, और अब यहाँ पर क्या है 3 है और ये क्या है 17। इसका मतलब पहले जो नमक था 3 था, अभी कितना 3 है, इसका मतलब इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अब आपको देखो यहाँ पर देखो पानी पहले 57 था, अब कितना हो गया 17 हो गया। बताओ कितनी कमी हुई, 40 की कमी हुई। और ये 40 की कमी किसके बराबर दे रखी है, 20 लीटर के, क्योंकि 20 लीटर पानी जो क्या होगा वाष्प हो गया। यहाँ पर कितना पानी वाष्प होगा 40, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 लीटर। 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 लीटर है। क्या पूछा है, प्रारंभिक घोल की मात्रा, प्रारंभिक घोल की मात्रा बताइए। प्रारंभिक घोल की मात्रा कितनी, देखो यहाँ से 57 + 3 कितना हो जाएगा 60, तो प्रारंभिक घोल कितना था 60 था। 1 बराबर कितना है 1/2 तो कितना आ जाएगा 30 लीटर आ जाएगा। तो आप अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और एलिगेशन मेथड भी मैंने आपको बता दिया। बस इसमें क्या है कि किसमें कमी वृद्धि की गई है उसको छोड़ दो, बाकी जो सेम है ना उसको सेम बना लो एक बार। सेम बनाने के बाद में आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी कमी हुई है, वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखिए, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। एलिगेशन से हम करेंगे इसमें। देखो एक तो प्रारंभिक मात्रा है, इसमें प्रारंभिक मात्रा है, और एक ये इसमें प्लस या वृद्धि है, ठीक है। और ये है इसमें मिश्रण वाले प्रश्न है, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, इसका मतलब प्रारंभिक मात्रा कितनी, इसकी 12 लीटर है। इसमें क्या है 30% क्या है एसिड है, इसमें एसिड कितना है 30% है। एसिड को 40% करने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए, ये 30% क्या है एसिड है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर सेम चीज मिला रहे हो, सेम चीज निकाल रहे हो, तब हमेशा 100% लेना है, अदरवाइज आपको 0% लेना है। तो यहाँ पर ये 30% है। इसमें क्या पानी की बात कर रहा है, तो पानी अगर सेम चीज तो नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। और इसका जो मिश्रण में क्या होना चाहिए 40% क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। तो एसिड यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर होगा 40। इसमें क्या है पानी की बात कर रहा है, तो अगर एसिड की बात करता तो 100% लेते हैं, पानी की बात कर रहा है तब यहाँ पर 0 ले लेंगे। तो यहाँ से आपके पास में बचेगा 10 और यहाँ पर आपके पास में बचेगा 40 है, तो अनुपात हो जाएगा 4:1 का। तो या तो आपको इसकी वैल्यू देगा या आपको इसकी वैल्यू देगा। तो किसकी वैल्यू दे रखी है, ये आपको दे रखी है 4 बराबर दे रखा 12, तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 लीटर हो जाएगा। तो क्या पूछा है कितने लीटर पानी को निकालना पड़ेगा, यहाँ से कितना निकाला 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा इसमें 3 लीटर, क्योंकि 1 की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके 3 लीटर, यहाँ पर 1 तो 3 लीटर, यानी 3 लीटर पानी आपको निकालना पड़ेगा। और आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे। अब आप इसको रेशियो से ट्राई करो, एसिड व पानी का रेशियो निकालो, एसिड व पानी का रेशियो निकालो। पानी में कुछ कमी वृद्धि कर रहा है तो एसिड को इक्वल कर लो, और आप उससे भी निकाल सकते हो। हालांकि ये हम जब रेशियो पढ़ेंगे ना तो इसमें हम रेशियो मेथड से करेंगे इसको इक्वल करके, तो वहां पर और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। अगला प्रश्न है 90 का,
एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद उसमें केवल 12% पानी रह जाता है और इसका वजन है 50 kg रह जाता है, तो प्रारंभिक वजन ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है? आपको तरबूज दे रखा, ठीक है, तो इस तरबूज में दो हिस्से हैं, एक तो इसमें पानी है वाटर, और एक इसमें दूसरा हिस्सा है रिमेनिंग पार्ट, इसका जो शेष हिस्सा। तो तरबूज में पानी होता है और हम सब जानते हैं कि पानी है वो क्या हो जाता है, वाष्प हो जाता है, तो वो कम हो जाता है। और जो रिमेनिंग इसका जो पार्ट है, जो इसका बाहर वाला पोर्शन है, इसमें अंदर कोई इसमें पल्प वगैरह है, कुछ और भी पार्ट है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो सॉलिड है। बस इसमें पानी में कमी आवृत्ति होती है, ये वाला जो पोर्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका है, जो रिमेनिंग पार्ट है या फिर हम पल्प जिसे बोलते हैं, उसका जो वेट है वो सेम रहेगा, उसका जो वजन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस इसका कॉन्सेप्ट ही है, जो रिमेनिंग पार्ट है या फिर जिसे पल्प बोला जाता है, वो क्या रहता है, उसका जो वेट है, उसका वजन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर आपके पास में एक तरबूज है, ये मान लीजिए फ्रेश तरबूज है, ताज़ा तरबूज है, एक ये ड्राई तरबूज है, सूखा तरबूज है, तो यहाँ पर मान लीजिए इसके दो हिस्से होंगे, एक होगा पानी, तो पानी इसमें मान लीजिए 20 kg है, 20 लीटर, ये मान लीजिए 20 लीटर है, और ये रिमेनिंग पार्ट मान लीजिए आपके पास में कुछ दे रखा x है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पानी है वो सूख जाता है और ये आपके पास में 5 लीटर पानी बचता है, लेकिन ये तो सूख गया, अब ये थोड़ी सूखा है, अरे ये तो सेम रहेगा, ये तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर इसका रिमेनिंग पार्ट का अगर वेट अगर x है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, x ही होगा। तो बस आपको इसमें याद रखना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर जो पल्प है या फिर जो रिमेनिंग पार्ट है, उसका जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। एक तरबूज में 90% पानी है, तो बताओ अगर 90% पानी है तो रिमेनिंग जो पार्ट है, इसका शेष हिस्सा है, पल्प जो है वो कितना है, 10% है, ठीक है। कुछ समय बाद उसमें केवल 12% पानी रह जाता है और इसका वजन 50 kg है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। ये पहले वाला पोर्शन है और एक इसमें ये दूसरा पोर्शन है। यहाँ पर क्या बोला गया है, इसमें क्या है, वाटर कितना है, 90% है, तो इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है, जो पल्प वगैरह आपका जो भी शेष भाग है, वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और कुछ समय बाद उसमें केवल 12% पानी, इस बार वाटर क्या है, इसमें 12% है, तो जो अदर पार्ट है इसमें वो कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। और इसका वजन 50 kg रह जाता है। और अब इसका जो वजन है, इसका जो वेट है 50 kg रह गया, कितना रह गया, 50 kg रह गया। तो प्रारंभिक वजन इसका ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ना, उसका वजन सेम रहेगा। यहाँ पर कितना बचा है, 50 kg बचा है, तो इसका रिमेनिंग पार्ट निकालिए। पानी से तो हमें मतलब नहीं है, तो 50 kg का 88% कितना हो जाएगा, 44 kg। इसका मतलब है इसमें 44 kg क्या है, इसमें 44 kg है, वो है रिमेनिंग पार्ट है, शेष हिस्सा इसका पल्प है, ये शेष हिस्सा है इसका। तो ये कितना, 44 kg है। तो अगर यहाँ पर ये 44 kg है, तो यहाँ पर भी 44 kg ही होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए टोटल कितना है, यहाँ पर दे रखा है रिमेनिंग पार्ट कितना है, 10%। तो इस 10% की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी 4.4 है। और टोटल इसमें कितना होता है, 100 होता है। तो टोटल आपसे वजन पूछे तो 100 हो जाएगा, 440 kg हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें जो पल्प है या फिर जो इसको रिमेनिंग पार्ट है, इसका पानी के अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है, उसका वेट कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर अगर इसका वेट 44 kg था, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 44 है। यहाँ पर ये 10% है, यानी 10% बराबर 44 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर दो, 440 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद उसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें। क्या दे रखा है, एक 20 kg यहाँ पर ताज़ा तरबूज दे रखा है, उसमें 96% क्या है, उसमें पानी है, तो 4% उसमें क्या बचेगा, दूसरा हिस्सा बचेगा, रिमेनिंग पार्ट है। तो 96% हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो रिमेनिंग पार्ट है। तो ये 20 kg का कितना है, 4% है, 0.8 kg। तो यानी उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना, 0.8 kg है। तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। कुछ समय बाद उसके अंदर क्या है, 95% पानी रह जाता है। तो ये 95% पानी है, तो बताओ रिमेनिंग पार्ट कितना है, उसका 5% है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका रिमेनिंग पार्ट कितना है, 5% है। तो यानी आपको 5% बराबर दे रखा है, 0.8 दे रखा है, 1% बराबर हो जाएगा 0.8/5 है। टोटल आपसे पूछा, टोटल होगा कितना, 100 होगा इसके अंदर। 100 से इसको ये 20 तो 160 और 1 डेसिमल हटा दोगे तो ये 16 kg। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
20 kg है, ये 96% पानी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो है पानी के अलावा जो भाग है वो 4% बचेगा, इसका 4% 0.8 है। यहाँ पर कितना 5% है, टोटल का 5% है, तो 5% बराबर अगर 0.8 है तो 1% का निकाल लो, और टोटल ये कितना होता है 100% ही होता है अपने आप में। या फिर आप इसको लिखो x का 5%, ऐसे भी लिख सकते हो, 16 kg आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें ताजे फलों में 68% पानी है, सूखे मेवों में 20% पानी है, 75 किलो ताजे फलों से कितने सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं। सेम वही प्रश्न है, 75 किलो ताजे, तो 75 kg क्या है फ्रेश फल है, ठीक है। इसमें 68% पानी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वो बचा हुआ भाग कितना है 32% हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो ये है, तो आप इसका 32% निकाल लो, ये कितना होगा 3/4 24 kg, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है वो 24 kg हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है। ये रिमेनिंग पार्ट कितना है 24 kg हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है इसमें। और सूखे मेवों में 20% पानी है, तो जो सूखे ड्राई वाले उसके अंदर क्या है 20% पानी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना 80 है, रिमेनिंग पार्ट है वो कितना 80 है, यानी आपको 80% का मान दे रखा है, 24 दे रखा है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 24/80 हो जाएगा। निकालना कितना है आपको, टोटल 100 निकालना है, तो 20 से काटो 4, ये 5 और ये 6 और ये 30 kg, तो यानी कितना आ जाएगा 30 kg आ जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट होगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस, उसमें कुछ भी नहीं है। आपको जो वाटर के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो आपको सेम रखना, उसका वेट कभी चेंज नहीं होगा। अब ये देखो मिसलेनियस प्रश्न शुरू हो गए हैं। किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए, तथा नए मजदूरों की कार्य क्षमता पुरानों से 25% अधिक है। ये कह रहा है कि कोई फैक्ट्री है और उसमें जो काम है ना वो वृद्धि होगी। अब देखो काम कौन करता, आदमी तो करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, भाई जितने आदमी काम करते हैं, जैसे m आदमी है, ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी होती है वो कितना, यहाँ पर कितना आता है टोटल वर्क आ जाता है, ये चीज़ तो होती है। भाई काम के बराबर क्या होगा, भाई कितने लोग लगे हुए हैं और उनकी क्षमता क्या है, ये तो होती है। तो अगर एक काम बोल रहा है कि काम 50% बढ़ गया तो आप आदमी भी 50% बढ़ा दो ना, समझना आपको। किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ गई, अगर काम की मात्रा 50% बढ़ गई है तो आप आदमी भी क्या करो 50% बढ़ा दो। तो आदमी जो मैन है, आदमी है, आदमियों की संख्या में क्या करो 50% की वृद्धि कर दो, ये हमारा आंसर हो गया। ये बोल रहा है कि काम अगर 50% बढ़ गया तो आदमियों की संख्या में क्या करेंगे 50% की वृद्धि कर देंगे। लेकिन ये कह रहा है कि जो नए आदमी है वो पुराने वालों से 25% अधिक है, तो ये ओल्ड और ये न्यू, ठीक है, उनकी क्षमता की बात कर रहा है एफिशिएंसी की। तो कार्य क्षमता, तो नए वालों की कार्य क्षमता पुराने वालों से 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4 है, किससे, पुराने वालों से। पुराने वालों की क्षमता अगर 4 है तो नए वालों की क्षमता कितनी है 5 है, यानी अगर ये 4 काम करते हैं तो ये काम कितना करेंगे 5 करेंगे। तो ये तो इनकी क्षमता है। तो अगर हम इनके नंबर की बात करें, इसके अगर हम संख्या की बात करें तो उल्टी हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी। क्या होता है कि अगर इनकी एफिशिएंसी का अनुपात 4:5 का, तो इसके नंबर इनकी संख्या वो उल्टी हो जाएगी, 5:4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ये इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप इनको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि किसी काम को करने में अगर पुरानों की क्षमता अगर 4 है तो उसी काम को करने में इनकी क्षमता कितनी है 5 है। इनका जो लिया गया टाइम है या फिर इनके जो नंबर है वो उल्टे हो जाएंगे, 5:4 हो जाएगा। पुराने आदमी 5 और नए 4 के बराबर है। पुराने आदमी तो 5 लगेंगे और नए आदमी कितने लगेंगे 4 लगेंगे। अब ये 50% क्या पुराने हैं, क्योंकि अभी पुरानों की बात चल रही है। तो पुराने कितने 5, नए कितने 4 है, तो यहाँ से 50% दे रखा है, तो यहाँ पर तो ये लगेंगे 50 और नए कितने लगेंगे इसमें 40 ही लगेंगे। नए आदमी इसमें कितने लगेंगे 40 लगेंगे। पुराना 5 और नए 4 के बराबर है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर 50% है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 40%। ये इनकी संख्या आ गई ना। भाई पुराना इनका 5 ना, ये इसका 5 है और ये 4 है, तो 5 बराबर कितना है, इसको 10 से गुणा किया गया तो इसको 10 से गुणा कर दो। पुराने आदमी 5 और नए आदमी 4 के बराबर हैं, तो ये 50 दे रखा था, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 आ जाएगा। 94 का है, एक मजदूर
एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है तथा कार्य का समय 16 से 2/3% कम हो जाता है तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखो, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता ना A/B रूल वाला, तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें इतना कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्या बोल रहा है, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, 2400 रुपये उसको मिलते हैं, ठीक है। तो उसका जो वेतन है ना, देखो वेतन का मतलब क्या हो गया कि प्रति घंटे तुम कितना मिलता है, प्रति घंटे आपको कितना मिलता है, फिर आपने कितना समय काम किया, ये तो वेतन हो गया भाई। अगर मान लीजिए कोई टीचर वो पढ़ाता है तो वो 1 घंटे कितने रुपए लेता है, ठीक है, तो प्रति घंटे आपका क्या चार्ज है, ठीक है, प्रति घंटे। फिर वो टोटल कितनी क्लास लेता है, वो 5 क्लास लेता है, 10 क्लास लेता है, तो यहाँ पे टोटल उसकी क्या हो जाएगा, उसका वेतन हो जाएगा, उसकी आमदनी हो जाएगी, उसका वेतन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि जो प्रति घंटा है इसको मल्टीप्लाई किया गया है समय से, टाइम से, या फिर उसकी कितनी क्लास है बातें की होगी। तो यानी यहाँ पर जो प्रति घंटा है उसकी क्या रेट है और कितनी क्लासें लेता है, कितने घंटे काम करता है, तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। और जहाँ पर भी दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आप आसानी से A/B वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो। इसमें आपको ये बेसिक से करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या दे रखा है, एक मजदूर सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन है वो 40% बढ़ जाता है, तो 40% का मतलब होता है 2/5। अगर पहले उसका प्रति घंटे वेतन 5 था, उसमें 2 की वृद्धि हुई, कितना हो गया, 7 हो गया। तथा कार्य का समय वो 16 से 2/3% कम हो जाता है, 1/6। तो पहले उसका समय अगर 6 था, अब 1 की कमी होगी, कितना हो गया, 5 हो गया। 5 से 5 काट दो तो अब ये उसका क्या होगा, वेतन हो गया। तो आय में परिवर्तन, तो पहले कितनी थी, 6 थी, अब 7, 1 और 1 के ऊपर वृद्धि, तो 16 से 2/3%। आपको ऊपर ये जो दे रखा डेटा वो यूज करने की जरूरत भी नहीं है, 16 से 2/3%। और जब आपको आंसर अगर परसेंट में पूछता है तो कोशिश ये करें आप न्यूमेरिकल वैल्यू को टच भी ना करें। जब भी आपको आंसर अगर परसेंट में पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को टच ना करें, और जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कहां पर इसको टच करना, कहां पर नहीं करना। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 से 2/3%। आगे देखिए इसमें 95 का, ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी की प्रत्येक ट्रेन में सीट। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता के 71 से 3/7% है। क्या बोला गया है, सबसे पहले 71 से 3/7% को आपको बदलना आना चाहिए कि फ्रैक्शन में मान क्या होता है। तो ये हो जाएगा 7 और ये 49, 3 जोड़ेंगे तो 500/7 गुणा 100, यानी 5/7 है। इसका फ्रैक्शन में मान होगा 5/7 है। इसका जो फ्रैक्शन में मान होगा वो कितना होगा, 5/7 हो जाएगा। क्या बोला गया है, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है, एक डिब्बा है, उस डिब्बे में कितने व्यक्ति बैठे, 25 व्यक्ति बैठे, जो उसकी क्षमता के 71 से 3/7% है। किसकी क्षमता के, तो ये तो क्या है, उसकी क्षमता के, तो ये तो उसकी क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी। आता यहाँ पर ये टोटली कैपेसिटी की क्षमता होगी, इसकी क्षमता कौन सी होगी, नीचे वाली होगी। और ये क्या उसका रिजल्ट है, परिणाम है, ये उसका रिजल्ट है, क्या है, परिणाम है। अगर उसमें 5 लोग बैठे हैं, 5 यहाँ पर कितना देगा, 25, तो यानी 25 यानी 5 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या है कि उसकी क्षमता के 71 से 3/7% यानी 5/7 है। मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो उसका बेस होता है, वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो ओरिजिनल यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है, 7 की है, लेकिन उसमें बैठे कितने हैं, 5 बैठे हैं। तो यानी और यहाँ पर कितने बैठे हैं, 25, तो 5 बराबर 25 है, 1 बराबर हो जाएगा 5 है, तो 7 बराबर हो जाएगा 35। यानी उसकी कैपेसिटी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 35 की। टोटल इसमें सीटें कितनी है, 35 है। एक ट्रेन में उतने डिब्बे जितनी उसकी प्रत्येक डिब्बे में सीट है, तो एक डिब्बे में सीट कितनी, 35 है। टोटल डिब्बे कितने, जितनी उसकी सीट है 35, तो ये आपके पास में आ जाएगा। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें, यदि 20% स्थान हमेशा खाली रहता है तो टोटल सीट आपके पास में होगी। एक डिब्बे में इतनी सीट है, टोटल डिब्बे कितने, जितनी सीट है, तो 35 गुणा 35 है, ये टोटल स्थान आ गया। लेकिन अधिकतम यात्री कितने बैठ सकते हैं कि 20% स्थान हमेशा खाली रहे, तो इसमें 20% खाली रहेगा तो बैठेंगे कितने, 80%। 80 का मतलब 4/5, 7, तो 70, 140 और 140 तो कितना होगा, 14 गुणा 7 कितना होता है, 98, 980। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। कितना आएगा, ये आएगा क्या, 70, 140, यही आएगा, 14 गुणा 7 98, 980 आएगा।
अगला प्रश्न ट्राई कीजिए। इसमें ये मिसलेनियस प्रश्न चल रहे हैं। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि अब वह पहले का 25% अधिक स्थान छोड़ता है? तो उसकी क्षमता निकालेंगे, वो किस प्रकार से काम करता है। क्या बोला है, एक व्यक्ति है वो 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है। तो यानी एक आदमी है वो 10 मिनट लेता है और वो इसमें 20 पंक्तियां 20 लाइन टाइप करता है, उसमें 20 लाइन टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ देता है। इसका मतलब वो क्या करता है, 8% अगर खाली छोड़ देता है तो वो काम कितना करेगा, 92% करेगा, 92% करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो इतना काम करता है, 10 मिनट में इतना काम करता है। इसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको, पूरा 10 मिनट में वो इतना काम करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में कितना करेगा, तो 20 गुणा 92 बट्टे में 100 और 1 जीरो ये लग जाएगी। तो 1 मिनट में इतना काम करेगा वो, 1 मिनट में इतना काम करेगा। तो अब टोटल काम कितना है, 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वो कितने समय में, यानी टोटल पंक्ति कितनी है, 40 है और पेज कितने हैं, 23, यानी एक पेज में 40 पंक्तियां, टोटल कितनी है, 23 पेज हैं। लेकिन वह अब पहले का 25% अतिरिक्त, पहले जितना करता था उसका 25% अधिक छोड़ता है। तो पहले कितना छोड़ता था, 8%, और 8 का 25% अधिक यानी 8 का 125%, 25% अधिक का मतलब ये हुआ 125% है। तो 5/4, 4 से काटोगे तो 2 यानी 10%। इस बार क्या वो 10% जगह खाली छोड़ता है, तो इस बार 10% खाली छोड़ता है, तो बचेगा कितना, 90%। 90 का मतलब 9/10 है। अगर 1 मिनट में इतना काम करता है, टोटल काम कितना, इतना है, तो इस टोटल काम में भाग दे देंगे जो 1 मिनट में किया गया उसका, और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो यहाँ से, अगर आप इसका ओरिजिनल मान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। बाकी कोशिश ये करें कि प्रश्न को लास्ट तक लेकर जाएं, जहां पर ये वैल्यू कुछ इसमें कैंसिल हो जाते हैं, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो 20 से काटोगे तो ये 2, 23 से काटोगे तो ये 4, इसमें और कुछ बचा हुआ है, यह आ जाएगा 2। तो देखो ऊपर कितना बचा आपके पास में, 9 बचा हुआ है। ऊपर आपके पास में बचा हुआ है इसमें 9, ऊपर आपके पास में बचा हुआ है इसमें 9 है, नीचे यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में कितना बचा हुआ है, 2, और ये जो 100 है वो चला जाएगी ऊपर, तो ये 50, तो आ जाएगा 450 है, 450 मिनट है। तो कितना टाइम लगेगा उसमें, 450 मिनट लगेंगे। क्या किया हमने, अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो यहाँ सोल्व भी कर सकते हैं। 1 मिनट में इतना काम करता है, टोटल काम कितना, इतना, तो भाग दे दें उसका, तो आपके पास मिनट में उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, बचे का 70% भाग बेच दिया जाता है। यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा है तो तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, कुछ तार है उसका 10% भाग चोरी कर लिया जाता है। भाई टोटल कितना है, 100 है, तो उसका 10% क्या कर दिया, चोरी कर लिया। 10% यानी 10 है, तो बचा कितना, 90 चोरी कर लिया जाता है। शेष का 90 का 70% भाग बेच दिया जाता है। इसका 70% भाग है, तो 70 कितना हो जाएगा, 63 है, तो 63 इसमें माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। यदि 810 मीटर तार अभी बचा हुआ, यानी अब आपको दे रखा कि 810, यानी 27 बराबर 810 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 810/27, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30। 27 गुना 3 होता है 81, 1 बराबर 30 है। तो तार की वास्तविक लंबाई कितनी मानी थी हमने, 100 मानी थी। तो 1 बराबर अगर 30 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 3000 मीटर। इजी तो है इसमें। अगला प्रश्न देखिए। इसमें 98 का है, राम ने 6 काली तथा X सफेद गेंद खरीदी। काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का 5/2 था। बिल बनाते समय कर्मचारी ने गलती से गेंदों को बदल दिया तथा बिल की कीमत 45% बढ़ गई। X ज्ञात करें। जैसे जैसे आपको बोला गया है वैसे वैसे आपको इसमें लिखना है। ये कोई टाइप नहीं है, बस मिसलेनियस प्रश्न है, लैंग्वेज वाले प्रश्न है। और ऐसे प्रश्नों में
लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि आप लैंग्वेज को कैसे रीड करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। राम ने 6 काली और एक्स सफ़ेद गेंद खरीदी। ये आपको दे रखी है, कुछ ब्लैक है और कुछ वाइट आपको बॉल दे रखी है। एक्स तो ब्लैक है और एक्स क्या सफ़ेद गेंद खरीदी। काली गेंद का जो मूल्य है वो सफ़ेद गेंद के मूल्य का 5/2 है। जो ब्लैक वाली यहाँ पर मूल्य है इसका, चलो यहाँ लिख देते हैं, इसमें पहले इसका प्राइस लिख देते हैं, मूल्य। काली गेंद का जो मूल्य है वो सफ़ेद गेंद के मूल्य का 5/2 है। तो ब्लैक का मूल्य कितना है 5 और सफ़ेद का कितना है 2 है। काली गेंद का जो मूल्य है वो सफ़ेद का 5/2 है। बिल बनाते समय कर्मचारी ने गलती से गेंदों को बदल दिया गया। तो एक्चुअली में होना क्या चाहिए था कि यहाँ पर ये खरीदी कितनी थी 6 खरीदी थी, यहाँ पर कितनी खरीदी थी x खरीदी थी। तो अब यहाँ पर बिल जो बनता वो बनता 30 और प्लस का ये 2x है। तो जो ओरिजिनल जो इसका बिल बनता वो बनता 30 + 2x का, ये इसकी ओरिजिनल बनता। लेकिन उसने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। उसने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। जहाँ पर इसको ये x रखना था अब इसको चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया। ये 6 थी, अब इसको x बना दिया गया, और यहाँ पर x थी, इसको 6 बना दिया, उल्टा कर दिया। अब आपके पास में क्या बनेगा 5x, तो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 12। अब जो नया बिल बना है उसमें क्या बनाया 5x + 12 बन गया। ये पुराना वाला बिल है और ये नया बिल है। क्या बोला गया है, बिल की कीमत 45% बढ़ गई, जितना पहले था उसमें 45% की वृद्धि हो गई है। तो इसका मतलब कहना चाह रहा है कि जो नया वाला जो बिल है 5x + 12 है वो पहले वाले का 45% बढ़ गया। तो पहला कितना था 30 + 2x है, उसका 45% बढ़ गया, यानी उसका 145% हो गया। 5 से काटोगे तो ये 29 और ये 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में आ जाएगा 100x + 240 और ये 810 + 58x। तो कितना आ जाएगा 58x इधर जाएगा तो माइनस का, तो कितना आ जाएगा 42x। कितना आएगा 60, सही है। और ये 240 इधर आएगा तो माइनस का, तो 630 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 630/42। किससे काटोगे 7 से, तो 90, 7 से काटोगे तो 6, 15। x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो x का मान याद कीजिए 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर ले। अगला प्रश्न देखिए 99 का है। एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा धन ही पाता है। क्या कहा गया है, एक आदमी जुआ खेलता है और 3 बाजी खेलता है, और 3 बाजी खेलने के बाद में अपने पास आरंभिक धन का आधा धन पाता है। पहले उसके पास में जितना धन था उसका 50% ही उसके पास में मिलता है। जुए के शर्त के अनुसार यदि वह प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपये मिलते हैं, यानी एक बाजी जीतने पर उसके 100 रुपये मिलेंगे, परंतु उसे अपने कुल धन का 50% धन वापस जमा करना होगा। पर एक बाजी जीतने पर 100 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसके पास में जो कुल धन बचेगा जीतने के बाद में उसका 50% वापस करना पड़ेगा। यदि वह तीनों ही बाजियां जीत जाता है तो आरंभ में उसका धन क्या था। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो तो समझ में आ गया होगा आपको। क्या दे रखा है इसमें, जुए की 3 बाजियां खेलता है, तो माना पहले उसके पास में 100 यूनिट पैसे थे। क्या थे 100 यूनिट पैसे थे, ठीक है। पहली बाजी उसने खेली और वो जीत गया, तो अब उसके पास में पैसे हो गए 100 यूनिट। पहली बाजी वो खेला और जीत गया तो आपके उसके पास में पैसे हो गए 100 यूनिट, और बाजी जीत गया तो उसको मिल गए 100 रुपये। अब उसके पास में कुल धन हो गया ये, लेकिन शर्त के अनुसार वो 50% दे देगा, तो उसके पास में कितना बचा 50% बचा। 50% का मतलब 1/2। अब उसके पास में सिर्फ ये बचा है। पहले क्या था 100 यूनिट था और एक बाजी जीत गया, जैसे ही वो बाजी जीता उसको 100 रुपये मिल गए। अब उसके पास में टोटल अमाउंट हो गया 100 यूनिट + 100, और वो 50% दे देगा तो बचा कितना 50%। अब उसके पास में ये बचा है। आगे क्या हुआ, अब दूसरी बाजी खेलता है तो दोबारा उसको 100 रुपये मिल गए। अब ये दूसरी बाजी जीत गया, लेकिन अब 100 रुपये उसको मिल गए। अब जो टोटल अमाउंट है उसका 1/2 वो दे देगा, यानी 50% दे देगा, आधा दे देगा। तो आधा दे दिया तो कितना बचा, आधा बचा। अब ये दूसरा हो गया। अब वो फिर दोबारा खेलता है और तीसरी बाजी फिर जीत जाता है। तीसरी जो बाजी था वो फिर जीत गया, तो क्या मिलेगा 100 रुपये उसको मिलेंगे। तो अब उसके पास में जो टोटल अमाउंट बचा है
जो भी उसके पास टोटल अमाउंट बचा उसका वो 50% वापस दे देगा। तो अब उसके पास में कितना बचा, 50% बचा, 1/2 है। और लास्ट में उसके पास में क्या बचता है, प्रश्न में कहा गया है कि खेलने के बाद में आरंभिक धन का आधा पाता है। तो आरंभिक धन हमने कितना माना था, 100 माना था। तो लास्ट में उसके पास में उसका आधा बचता है, यानी 50 यूनिट बचता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये पहली डाई जीता 100, ये दूसरी डाई जीता और ये तीसरी डाई, और 100 रुपये जीतने के बाद में जो टोटल अमाउंट है उसका 50% उसके पास में बचता है। अब बस इसको सिंपली सॉल्व करना और कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन है बस इसमें। तो 1/2 है, ये 50 है, तो ये 2 इधर चला जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे कितना बचेगा, ये आ जाएगा 100 यूनिट। ठीक है। और अब देखो प्लस का 100 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तब आपके पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 यूनिट माइनस 100 है। अब ये 1/2 है, ये 1 इधर जाएगा, 1/2 इधर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, ये इधर 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा, 200 यूनिट माइनस 200, आपके पास में ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये इक्वल में बचा है। अब ये 100 है, वो इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास में 200 तो पहले था माइनस में, 100 इधर आएगा तो आपके पास में माइनस में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये माइनस का 300, तो अब ये भी हट जाएगा। अब आपके पास में कितना बचा, ये बचा, ये यहाँ पे क्या था इसमें, ये था 200। ठीक है। अब ये क्या है, 1/2 है, ये 1/2 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब आपके पास में ये वाला हट गया। तो अब आपके पास में इधर आ जाएगा 200 200, ये 400 यूनिट माइनस, और ये 600। अब आपके पास में ये आ गया। अब ये जो 100 है वो इधर आएगी, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 600 था, इसमें 100 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो अब आपके पास में कितना बचा है, 100 यूनिट बचा है। इधर कितना बचा है, 400 यूनिट बचा है, ये माइनस का है। तो माइनस का 700 इधर जाएगा तो प्लस का 700 हो जाएगा, और ये 100 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 400 माइनस करोगे तो 300 यूनिट आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा इसमें, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 700/300, और आरंभिक धन कितना था, 100 यूनिट था। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 700/3, यानी उसके पास में आरंभ में 700/3 इतना धन था। क्या किया हमने, बस सबसे पहले लिखा और उसको कैलकुलेट किया, बस कुछ नहीं किया। जैसे जैसे यहाँ पर आपको 1/2 दे रखा है, इक्वल में ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 आ जाएगा नीचे, यानी इसका 2 गुना हो जाएगा। बस हमने और कुछ भी नहीं किया है, सिंपली बस इसको कैलकुलेशन है इसकी। अगला प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थियों का 80% है, यानी कुल परीक्षार्थी है उनका 80% पास हो जाता है। स्कूल वाई, क्या है इसमें, स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थियों से 25% ज़्यादा है। वह स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल एक्स के पास हुए छात्रों से 40% अधिक हैं। तो स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट पेड फ्रॉम स्कूल वाई है। स्कूल एक्स के पास हुए छात्र स्कूल वाई के पास हुए छात्रों से कितना प्रतिशत है, यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा। क्या दे रखा आपको, एक परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थियों का 80% है। स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थियों से 25% ज़्यादा हैं। वह स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल एक्स के पास हुए छात्रों का 40% अधिक है। ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। बस ये लैंग्वेज वाले प्रश्न है, जो मैंने आपको बताया था मिसलेनियस प्रश्न, वो क्या होते हैं, लैंग्वेज वाले होते हैं। तो ये एक्स और वाई 2 स्कूल हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थियों से 25% ज़्यादा है। क्या दे रखा है, वाई में जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल परीक्षार्थी है, वो एक्स से 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4, या फिर आप इसको 100 लिख लो सीधा ही। यानी अगर एक्स के अगर 100 थे तो ये 25% ज़्यादा, तो वाई के कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक्स के परीक्षार्थी अगर 100 थे तो वाई वाले क्या 25% ज़्यादा, तो 125 हो जाएगा। और
परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्रों कुल परीक्षार्थियों का 80% है, इसका 80% यानी 80 है, तो ये एक्स की बात कर रहे हैं पास वाले, तो इसके 80% पास हो गए हैं। वाई के पास हुए छात्र एक्स के पास हुए छात्रों से 40% अधिक है, तो इसका 40% अधिक है, तो 80 का 40% अधिक यानी 140/100। 20 से काटोगे तो 4 और ये 5, 5 से काटोगे तो ये 28 और ये 112। तो यहाँ पर कितने पास हुए? 112। 125 में से 112 पास हुए, यहाँ पर 80 पास हुए। लास्ट में क्या पूछा आपसे? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड फ्रॉम स्कूल वाई है। तो क्या पूछा गया है कि स्कूल वाई से कितने पास हुए? 112 पास हुए, और कितने का? 125 में से। तो ये रेशियो आपसे इसमें पूछा था। जब वाई स्कूल वाई के पास हुए छात्र वाई के कुल परीक्षार्थियों कितना प्रतिशत है, तो पास हुए 112, टोटल कितने? 125 है, 25 से काटोगे तो 5, 25 से काटोगे तो 4, और अब ये हो जाएगा 448, और बटे में कितना? 5 है, तो 8 गुणा 5 40, और 9 गुणा 45, और 89.6, 89.6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ये लैंग्वेज वाले प्रश्न है, बस जैसे जैसे आपको बोला गया वैसे वैसे आपको इसको लिखना है। लास्ट प्रश्न है, क्या दे रखा है? एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। ये प्रश्न तो हमने कर लिया था, ये प्रश्न तो रिपीट हो गया है, ये प्रश्न तो हमें कर लिया था। तो दोस्तों ये हमारा जो परसेंटेज का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, और हमने इसको टाइप वाइज पढ़ा है, और लास्ट में हमने कुछ मिसलेनियस प्रश्न भी सोल्व किए हैं, और इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर परसेंटेज टॉपिक आपने समझ लिया है तो जो अर्थमेटिक के बाकी टॉपिक हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।